नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो दिल दहला देने वाली है। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की उन बड़ी कमियों का नतीजा था जिसकी कीमत कई मासूम जानों को चुकानी पड़ी। एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत तो हंसी खुशी से हुई थी, लेकिन वो खत्म एक भयानक दुस्वप्न में हुआ। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों के बीच का फर्क सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाईं तरफ देखिए, शाम के ठीक 5:30 बज रहे हैं। एक वीडियो कॉल चल रही है, चेहरे पे मुस्कान है, पीछे पानी की लहरें दिख रही हैं और हवा में बाल उड़ रहे हैं। सब कुछ कितना परफेक्ट और खुशनुमा लग रहा है ना। लेकिन इसके ठीक 37 मिनट बाद दाईं ओर देखिए, शाम 6:07 का वक्त। ये एक हताश, घबराई हुई कॉल है। बैकग्राउंड से सिर्फ रोने और हमें बचाओ की चीखें आ रही हैं। सिर्फ 37 मिनट के इस छोटे से अंतराल में एक हंसता खेलता पारिवारिक सफर मौत के खौफनाक मंजर में कैसे बदल गया, यही आज हम डीकोड करने वाले हैं। भाग 1, आखिरी वीडियो कॉल। दिल्ली से जबलपुर तक एक परिवार का सफर। इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए 43 इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। वहां मौजूद स्थानीय लोगों के अनुमान के मुताबिक जब नर्मदा क्वीन नाम की ये क्रूज नाव बरगी डैम में उतरी तो उस पर कम से कम 43 लोग सवार थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी। और सोचिए, इन 43 में से हर एक इंसान अपनी एक अलग कहानी, एक अलग उम्मीद लेकर उस शाम उस नाव पर चढ़ा था। अब इस कहानी के इंसानी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। इन नामों को देखिए। ये दिल्ली का एक परिवार था जो जबलपुर में एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। 70 साल के जूलियस, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी 62 साल की पत्नी मधु, उनकी 39 साल की बेटी मेरीना और दामाद प्रदीप, और उनके 2 बच्चे, 14 साल की सिया और सिर्फ 4 साल का मासूम त्रिशन। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि छोटे त्रिशन ने तो बस अभी 1 महीने पहले ही अपना स्कूल जाना शुरू किया था। ये परिवार अगले ही दिन वापस दिल्ली लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस नाव की सवारी का लुत्फ उठाने का सोचा था। भाग 2, बरगी डैम पर तूफान, नर्मदा क्वीन का तेजी से डूबना। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि अफरा तफरी कितनी तेजी से फैली। देखिए, शाम 5:30 बजे मेरीना दिल्ली में अपनी बहन ट्रीजा को एक खुशी भरी वीडियो कॉल करती है, डैम की खूबसूरती दिखाती है। फिर 6:07 पर अचानक एक घबराई हुई कॉल आती है, जिसमें मेरीना नाव डूबने की बात कहती है और प्रार्थना करने को कहती है। इसके बाद क्या होता है? मात्र 6 मिनट बाद 6:13 पर नर्मदा क्वीन पूरी तरह पलट जाती है और रात 10 बजे तक बचावकर्मी पानी से शवों को निकालना शुरू कर देते हैं। पहली कॉल से लेकर नाव के डूबने तक का वक्त इतना कम था कि किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिल पाया। उस खौफनाक पल को समझने के लिए नाव पर मौजूद प्रदीप कुमार वर्मा के इस बयान को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, जैसे ही तूफानी हवाओं ने नाव को थपेड़े मारे, पानी अंदर भरने लगा। मैंने और एक अन्य व्यक्ति ने लाइफ जैकेट निकालने के लिए ताला तोड़ा। जरा उस दहशत की कल्पना कीजिए। नाव में तेजी से पानी भर रहा है और जान बचाने वाले जो उपकरण सबसे आसानी से मिलने चाहिए वो ताले में बंद है। प्रदीप और उनके ससुर जूलियस किसी तरह ट्यूब और रस्सियों के सहारे अपनी और बेटी सिया की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। भाग 3, एक हताश आलिंगन, माँ और बेटे की दुखद मौत। आगरा के अनुभवी गोताखोरों ने जो देखा वो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। गोताखोर का बयान है कि जब उन्होंने पानी से 39 साल की मेरीना और उनके 4 साल के बेटे त्रिशन के शवों को बाहर निकाला तो वो दोनों एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे और वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट के अंदर थे। एक माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कितनी बेतहाशा कोशिश कर रही थी, ये बात उस आलिंगन से साफ समझ आती है। सच कहूं तो कई बचाव अभियानों का हिस्सा रह चुके वो तजुर्बेकार गोताखोर भी ये दृश्य देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। और फिर आता है इस त्रासदी का वो गहरा इंसानी दर्द जो 14 साल की सिया के इन शब्दों में साफ झलकता है। मैंने उन्हें जिंदा देखा था और अब मैं उनके शव देख रही हूँ। सिया ने पलक झपकते ही अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपनी नानी मधु को हमेशा के लिए खो दिया। इस एक घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये सिर्फ कोई आम दुर्घटना नहीं है,
ये एक ऐसा घाव है जो शायद ही कभी भर पाएगा। भाग 4, जानलेवा सुरक्षा लापरवाही, सिस्टम की वो विफलताएं जिनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ये हादसा सिर्फ खराब मौसम का नतीजा बिल्कुल नहीं था। जरा इन मुख्य लापरवाहियों पर गौर करिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म की ये नाव तब पानी में उतरी जब वहां खराब मौसम का येलो अलर्ट पहले से जारी था, मतलब चेतावनी थी, फिर भी नाव को रवाना किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही, आपातकालीन स्थिति में जान बचाने वाली सबसे जरूरी चीज यानी लाइफ जैकेट्स, उन्हें डेक के नीचे बाकायदा ताले में बंद करके रखा गया था। ये सीधे तौर पर बुनियादी सुरक्षा नियमों की अनदेखी थी। आइए इन जानलेवा फैसलों की इस पूरी चेन को समझते हैं। पहला कदम, मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करके नाव का रवाना होना। दूसरा कदम, यात्रियों का बिना लाइफ जैकेट पहने सवार होना। और याद है वो शाम 5:30 बजे वाली वीडियो कॉल? मेरीना की बहन ट्रीजा ने उसी वक्त ये बात नोट की थी कि नाव पर किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। और तीसरा कदम, जब अचानक तूफान आता है तब जीवन रक्षक उपकरणों का ताले में बंद होना। ये पूरी चेन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक हुई लापरवाहियों ने लोगों के बचने के हर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। और अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जल सुरक्षा मानकों को सिर्फ एक विकल्प या ऑप्शन मान लिया जाता है, तब इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? जवाब हमारे सामने है, मासूम लोग और उनके परिवार। इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ इस दुखद घटना की जानकारी देना नहीं था, बल्कि इस बात पर जोर देना था कि सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन होना कितना ज्यादा